लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। तो आपको वो हौसला बनाकर रखना है जिससे आपको सफलता मिलनी है। आप बिल्कुल किनारे पर आ गए हैं, अब यहां पर बर्फ भी जमेगी और आपको सफलता भी मिलेगी। तो ये छलनी में पानी जमाने का समय है ना। आपने सब कुछ तैयार कर लिया है, पूरी तैयारी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है आपका, क्योंकि आपने एक वर्ष में काफी मेहनत की है और मैंने आपको मेहनत करते हुए देखा है, मैंने आपके साथ मेहनत की है। तो ये समय है आपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का और अपनी अच्छी तैयारी को बस परिणाम में परिवर्तित करने का। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है। आपने इतना ज्यादा पढ़ा है कि वो सफलता आपको दिलाएगा ही। और दूसरी बात, जो लोग 80-90 ये कट ऑफ बता रहे हैं, उन बकवास चीजों से बिल्कुल दूर रहें। जो 80-90 कट ऑफ बता रहे हैं उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि आपका परीक्षा का स्तर क्या है, आपकी परीक्षा का सिलेबस क्या है, आपकी परीक्षा में कितने लोग बैठेंगे और कितना कट ऑफ जा सकता है, उन्हें कुछ भी अंदाजा नहीं है। तो उन फालतू की बकवास करने वाले लोगों से दूर रहिए, उन्हें आपकी भर्ती का कोई ज्ञान नहीं है। आपका कट ऑफ बहुत ही कम रहेगा, यह मानकर चलिए। बस आपको क्या करना है, एग्जाम हॉल में जाकर बहुत अच्छे तरीके से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक एक प्रश्न पढ़कर हल करना है। कहीं पर भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। आपके पास 2 घंटे का समय होगा, 100 प्रश्न बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे, क्योंकि आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, थ्योरी के प्रश्न है। ऐसा पेपर आप 1 घंटे में कर लेते हैं, आपके पास 2 घंटे का समय है, तो बहुत ही आसानी से एक एक लाइन पढ़कर करिएगा प्रश्न, कोई भी जल्दबाजी का काम नहीं है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। और आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं आपके लिए लिंगानुपात रिवीजन 2011 की जनगणना के अनुसार और एनएफएचएस 5 यानी कि राष्ट्रीय जो परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण है 5, उसके अनुसार जो लिंगानुपात है वो क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी अभी मैं आपको दूंगा। तो आप कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं ये आपको पढ़ाने के लिए नहीं आया हूं, मैं बस आपको एक बार रिवीजन कराना चाहता हूं और आपसे थोड़ी बात करना चाहता था, क्योंकि आप में से काफी लोगों को डर लग रहा है, चिंता हो रही है, क्योंकि कुछ यूट्यूबर्स फालतू की बातें कर रहे हैं, आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, बस हल्का सा रिवीजन कर लीजिए और कल आराम से बस टाइम से पहुंच जाइएगा। जितना टाइम लिखा है आपके एडमिट कार्ड में, उससे 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले आपको एग्जाम हॉल में, हर हाल में पहुंच जाना, एग्जाम सेंटर पर अपने स्कूल के सामने। बिल्कुल भी लापरवाही मत करिएगा, क्योंकि यह मौका बार बार नहीं आएगा। तो 2011 की जनगणना और एनएफएचएस 5 के अनुसार लिंगानुपात क्या है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। आप कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं भारतीय लिंगानुपात 2023 की। तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2020-21 एनएफएचएस 5 के अनुसार 2023 में भारत का लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं। तो 2023 में लिंगानुपात में काफी सुधार आ गया है कि जो 943 था 2011 में, वो अब कितना है, 1020 महिलाएं हैं। ग्रामीण क्षेत्र में यह लिंगानुपात 1037 है, और जबकि शहरी क्षेत्रों में 1000 पुरुषों पर 985 महिलाएं हैं। तो ये जानकारी आपको ध्यान में रखनी होगी और ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2020-21 या एनएफएचएस 5 के अनुसार 2023 में भारत का लिंगानुपात कितना है, तो आपका उत्तर होना चाहिए 1020। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में यही लिंगानुपात 2023 में 1037 है और शहरी क्षेत्र में यही लिंगानुपात 985 है। अगर पिछली जनगणना की बात करें जो 2011 में हुई थी, भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं था। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है, तो 943 है। क्लियर आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। भारत में पिछले 5 वर्षों में जन्मे बच्चों के जन्म के समय लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 929 महिलाएं हैं। तो जन्म के समय लिंगानुपात में अभी भी काफी फर्क है, 1000 पुरुषों पर 929 महिलाएं हैं।
ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जन्म के समय लिंगानुपात में थोड़ा अंतर है, और ऐसा एक कारण ये भी होता है कि जो लड़कियों की प्रतिरोधक क्षमता है वो ज्यादा होती है, तो वो ज्यादा जी लेती है, और लड़के की प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कम होती है, वो उतना जी नहीं पाती हैं, है ना, वो उतना जी नहीं पाते हैं। तो इसीलिए ये बाद में जाके बढ़ जाता है लड़कियों का लिंगानुपात, और लड़कों का कम हो जाता है, जबकि 1000 पुरुषों पर 929 महिलाएं हैं। लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें है देखने को मिलेंगी आपको। अब देखिए, इतना तो मैंने आपको भाषा में बता दिया है, अब आपको टेबल में बता देता हूं, ठीक है। तो लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं, लिंगानुपात क्या होता है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ही लिंगानुपात होता है। तो 2011 की जनगणना में 949 था ग्रामीण में, और 943 था टोटल भारत का, और 929 था शहर में। वहीं 2023 एनएफएचएस 5 सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण में 1037 है, और भारत का 1020 है, और शहरी क्षेत्र में 985 है। तो ये डेटा आप याद रख लीजिएगा, इतना ही याद करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। अगर एनएफएचएस 5 में यूपी का बात करें तो इसका कुल लिंगानुपात 1017 है, शहरी क्षेत्रों में 961 है, और ग्रामीण क्षेत्रों में 1036 है। क्लियर आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। उत्तर प्रदेश का कुल लिंगानुपात 1017 है, शहरी क्षेत्रों में 961 है, और ग्रामीण क्षेत्रों में 1036 है। उच्चतम लिंगानुपात वाले भारतीय राज्य एनएफएचएस 5, ठीक है, उच्चतम लिंगानुपात वाले भारतीय राज्य एनएफएचएस 5 के अनुसार कौन से हैं? तो जो स्वास्थ्य सर्वेक्षण हुआ था 2019 और 21 के अनुसार केरल प्रति 1000 पुरुषों पर 1121 महिलाओं के साथ सूची में सर्वोच्च स्थान पर है। तो 2023 में अगर लिंगानुपात की बात करें तो केरल में सर्वाधिक है 1121, उसके बाद राजस्थान आता है 1099, फिर बिहार आता है 1090। तो पिछले दिनों में लिंगानुपात में काफी सुधार हुआ है, सरकार की योजनाएं सफल हुई हैं, और ये प्रकृति का कुछ नियम है, ये संतुलन प्रकृति स्वयं बनाती है। उसके आधार पर भी आप अपने पास लड़कियों की संख्या में अचानक से वृद्धि देख रहे होंगे, तो ये प्रकृति का संतुलन है। जैसे हमारे जहां पर मैं जन्मा हूं वहां पर कोई भी लड़का और लड़कियों के साथ भेदभाव नहीं था, सब कोई भी फर्क नहीं करता, जितने प्यार से लड़कियों को पालते थे उतने लड़कियों को भी पालते थे। लेकिन जब मेरा जन्म हुआ तो एक साथ पूरे मोहल्ले में सिर्फ लड़के थे, एक दो लड़कियां थी। तो ये प्रकृति के कारण हुआ था, किसी ने लड़कियों को खत्म नहीं किया था, कि दो दो लड़के थे सबके, है ना। तो ये स्थिति प्रकृति के अनुसार चलती है, और सरकार ने भी प्रयास किए हैं कि जो लिंग जांच के बाद भ्रूण हत्या होती थी उसको भी रोका जाए, तो उससे भी फर्क पड़ा है। और ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। केरल का 1021 है, राजस्थान का 1099 है, और बिहार का 1090 है। सबसे कम लिंगानुपात वाले भारतीय राज्य एनएफएचएस 5 के अनुसार तो हरियाणा का अभी भी 926 है, सबसे कम है, और 2011 की जनगणना में भी इनका सबसे कम था। पंजाब की बात की जाए तो 938 है, और गुजरात की बात की जाए तो 965 है। तो सबसे कम लिंगानुपात वाले राज्य जो है एनएफएचएस 5 के अनुसार नंबर 1 पर हरियाणा आता है 926, पंजाब आता है 938, गुजरात आता है 965, ठीक है। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात की बात करें अगर, तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत में पिछले 5 वर्षों में पैदा हुए बच्चों का जन्म के समय लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 929 महिलाएं हैं। देखिए, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूं क्योंकि आपके पास उतना समय नहीं है ना। तो आपके समय की मुझे चिंता है और उसको अनुसार ही मैं कार्य कर रहा हूं। तो जन्म के समय लिंगानुपात 2015-16 में 919 था, जो 2019-21 में बढ़कर 929 हो गया। अगर उत्तर प्रदेश राज्य की बात करें तो 2023 में कुल 941 है जन्म के समय लिंगानुपात, शहरी क्षेत्रों में 933 है, ग्रामीण क्षेत्रों में 943 है, ठीक है। आप कुल वाला भी याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इतने डिटेल में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। एक तो पहला बार आपका सिलेबस के आधार पर पेपर हो रहा है, तो उतना कठिन पेपर नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। अगर बात करें कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में लिंगानुपात की स्थिति क्या है? केरल 1024 2011 में था, 2001 में ये 1058 था। पुडुचेरी में 1037 था 2011 में, और 2001 में ये 1001 था। तमिलनाडु में 996 था और 2001 में 987 था। वहीं उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे तो ये 2011 में 912 था लिंगानुपात, और ये 2001 में 898 था। तो 14 अंकों की सुधार हुआ था 2011 में 2001 की तुलना में। क्लियर है आपको? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी।
कुछ प्रश्न हैं उनको देख लीजिए, मैं आपको सीधे सीधे उत्तर बताऊंगा, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सीधे सीधे आप उत्तर पर ध्यान दीजिएगा कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। तो आप सभी को पता है 943 है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए, बिहार का लिंगानुपात 918 है 2011 के अनुसार, मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 931 है 2011 के अनुसार, और केरल का लिंगानुपात है 1084 2011 के अनुसार। लेकिन उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 935 नहीं था, 912 था, ठीक है, 912 था 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का था। 2011 की जनगणना के आधार पर यह प्रश्न है, तो हरियाणा का था। कितना था हरियाणा का? 879 था। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस संघ शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है। तो कौन सा उत्तर इसका सही है? 618 है दमन एवं दीव का, ठीक है, दमन एवं दीव का ए ऑप्शन आपका सही है, लिंगानुपात संघ शासित प्रदेश का सबसे कम था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। नागालैंड और मध्य प्रदेश का लिंगानुपात बराबर है, चंडीगढ़ का लिंगानुपात हरियाणा से ज्यादा है, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात भारत के लिंगानुपात से कम है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो चंडीगढ़ का लिंगानुपात 818 है, जबकि हरियाणा का लिंगानुपात 879 है। तो इसमें जो सही नहीं है वो है बी, ठीक है, चंडीगढ़ का लिंगानुपात हरियाणा से ज्यादा है, ठीक है, नहीं है वो कम है। चंडीगढ़ का लिंगानुपात 818 है, जबकि हरियाणा का लिंगानुपात 879 है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस संघ शासित प्रदेश का लिंगानुपात भारत में सबसे अधिक है। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पुडुचेरी। सी ऑप्शन आपका सही है, देख लेते हैं जी, पुडुचेरी आपका सही ऑप्शन है, 1037, ठीक है, अभी आपको बताया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा सुमेलित है। अरुणाचल प्रदेश, गुजरात या उड़ीसा या दिल्ली। इसका सुमेलित है दिल्ली, 8, दिल्ली का लिंगानुपात 868 है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका कि जनगणना 2011 के हिसाब से राज्यों में लिंगानुपात का सही घटता क्रम कौन सा है। केरल सबसे पहले आएगा, फिर आपका तमिलनाडु आएगा, उसके बाद कौन सा राज्य आएगा ये आपको पहचानना है। तो इसका सही उत्तर है आपका, उसके बाद आंध्र प्रदेश आएगा, फिर छत्तीसगढ़ आएगा 991 के साथ। तो ए ऑप्शन आपका सही है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये लिंगानुपात का घटता हुआ क्रम है 2011 की जनगणना के अनुसार। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका कि 2001 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात कितना था। तो सही उत्तर है आपका 933। 2001 में जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 933 था। अगला प्रश्न है आपका कि लिंगानुपात को कैसे मापा जाता है। 100 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के हिसाब से, 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के हिसाब से। तो सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के हिसाब से लिंगानुपात को मापा जाता है। क्लियर है आपको? तो और स्टेट रैंक देखिए, सेक्स रेशियो इधर दिया है। तो इंडिया का सेक्स रेशियो जो था वो 943 था 2011 में। वहीं चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें तो 919 था, यानी कि जो बाल लिंगानुपात था वो 919 था। अगर सेक्स रेशियो 2001 में बात करें तो 933 था, यहां पर बाल लिंगानुपात 927 था, ठीक है। केरला की बात करें तो 1024 था, और यहां पर बाल लिंगानुपात 964 था, जिसको चाइल्ड सेक्स रेशियो कहते हैं। अगर 2001 की जनगणना के अनुसार बात करें तो 1058 था, और चाइल्ड सेक्स रेशियो यहां पर 960 था। पुडुचेरी की बात करेंगे तो 1037 था 2011 में सेक्स रेशियो, और चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें यानी कि बाल लिंगानुपात की बात करेंगे तो ये 967 था। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 912 था 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात, और बाल लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 902 था। अगर 2001 की बात करें तो 898 था लिंगानुपात, और चाइल्ड सेक्स रेशियो 2001 में 916 था, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी, और आपकी परीक्षा में यहां से अगर प्रश्न बनेगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मुझे पूरा अनुमान है। तो लिंगानुपात का रिवीजन आपका पूरा करवा दिया गया है। 2011 की जनगणना का डाटा हो, या एनएफएचएस 5 का डाटा हो, या 2001 की डाटा हो, तो इन सबको संकलित करने में थोड़ा समय लगता है। मैंने कोशिश की है आपके लिए कुछ नया लेकर आऊं और कुछ अच्छी चीजें आपको दूं। आपको क्या करना है, अभी जो समय बचा है आपके पास तकरीबन 14-15 घंटे हैं, उनमें से आप 5-6 घंटे आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इन 5-6 घंटों में आपको टीकाकरण अच्छे से रिवीजन करना है, रोग वाले टॉपिक का अच्छे रिवीजन करना है, विटामिन का अच्छे से रिवीजन करना है, पोषण के चैप्टर का अच्छे से रिवीजन करना है। परामर्श बहुत ही आसान चैप्टर है, यहां से 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसका भी आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। प्रतिरक्षण में क्या है, प्रतिरक्षण के प्रकार आपको पढ़ने हैं, और किस तरीके से होता है निष्क्रिय टीका, और सारी चीजें आपको यहां पर देखनी होंगी।
बाल विकास के सिद्धांत क्या है, बाल विकास के चरण क्या है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। और इसके अलावा जनसंख्या से जुड़े हुए प्रश्न आपके जो आ सकते हैं, जनसंख्या का जितना डेटा था वो जनगणना का वो मैंने सब आपको दे दिया है, प्रतिज्ञा बैच में भी, गरिमा बैच में भी, और कुछ मैंने आपको हमारे क्विक रिवीजन चैनल पर भी दिया है, यूट्यूब पर दिया है। तो सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवा दी गई हैं। जो जिम्मेदारी है, भूमिका है मुख्य सेविका की, उसको भी ध्यान में रखिएगा। स्टंटिंग क्या है, वेस्टिंग क्या है, इस सब के बारे में आपको पढ़ा दिया गया है। मृत्यु दर क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या है, जन्म दर क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, इस सब के बारे में भी आपको पढ़ाया गया है। जितनी भी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां हैं, एक बार उसको भी रिवीजन कर लीजिएगा। उनके हेडक्वार्टर कहां पर है, उनकी स्थापना कब हुई, उनके फुल फॉर्म क्या है, और उनके द्वारा अगर कोई योजना चलाई जा रही है, उनसे जुड़ा हुआ कोई दिवस है, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। तो ये सारी चीजें आप पढ़कर जाइए और निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि आपने पिछले एक वर्ष में काफी मेहनत की है। जो पेपर आएगा वो सबके लिए आएगा, और जो किताबों में है वही महत्वपूर्ण है ना। अब बहुत से लोग आपको धाराएं पढ़वा दे रहे हैं, किसी भी किताब में आपको धारा नहीं मिलेगी, क्योंकि धाराएं आपके सिलेबस में है ही नहीं। आपको कानून की जानकारी होनी चाहिए ना। विवाह के प्रकार क्या है, अनुलोम विवाह क्या है, प्रतिलोम विवाह क्या है, हिंदू विवाह कितने प्रकार का होता है, मुस्लिम विवाह कितने प्रकार का होता है, तलाक क्या है, ठीक है, कौन सा एक्ट कब आया है, ये सारी चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए। दहेज क्या है, घरेलू हिंसा क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बस इतना ही आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप कॉन्फिडेंस अपना मत गिराइए इन फालतू के यूट्यूबर्स की देखकर कि 90 कट ऑफ जाएगा, 25 कट ऑफ जाएगा, ये सब फालतू की बातें हैं, इनको कुछ नहीं पता। आप सोच के देखिए, जो लेखपाल का पेपर हुआ था उसमें कट ऑफ 62 था, पेट का कट ऑफ 62 नंबर था, जनरल का, ठीक है, 62 पॉइंट कुछ नंबर था जनरल का। उसमें जो मेन एग्जाम का कट ऑफ है वो 75 गया था, ठीक, 75 से कम था। और आपका जो पेट का कट ऑफ है वो 0 है, ठीक है। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना आपका कंपटीशन है। आप अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से पढ़िए, और चीजें आपके पक्ष में होंगी, ये मेरा दावा है ना। बस अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। प्रश्न पत्र को बार बार पढ़िएगा, बिल्कुल शांति के साथ करिएगा, लंबी सांसें लेते रहिएगा। जैसे आपका थोड़ा मन में डर आए या शंका हो, 2-4 गहरी सांसें लीजिएगा, मन में ध्यान केंद्रित करिएगा और फिर से पेपर करिएगा। सांसों पर जितना ध्यान देंगे उतना ही टेंशन कम होगी। सांसों को लंबा और गहरा रखिएगा, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। जितनी एनर्जी होती है वो हमारे सांसों से शरीर में बनती है। जो सांसों को लेने का तरीका है, अगर वो आपका लयबद्ध है, तो जीवन में आप काफी कुछ लयबद्ध तरीके से कर पाएंगे। क्लियर है आपको? तो मैं छोटी छोटी चीजें आपको बताता रहता हूं, उन चीजों को अगर ध्यान में रखेंगे तो आपको जीवन में भी फायदा मिलेगा और एग्जाम में भी फायदा मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको पूरा डेटा मिल गया होगा। आप कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई भी डाउट मन में मत रखिएगा। मेरी शुभकामनाएं आपका है, आपका सिलेक्शन होगा। खुद पर भरोसा बनाकर रखिए, कोई भी आपका सिलेक्शन रोक नहीं पाएगा अगर आपने सच्ची मेहनत की है, ठीक है। तो पढ़िए, और शुभकामनाएं हैं आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।